हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स एक ऐसी पर्सनालिटी रह चुकी है जहाँ पे हर फील्ड में उनकी इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देती है, फिर वो फिलोसॉफी भी हो या इकोनॉमिक्स के बतौर हो, हिस्टोरियन हो या पॉलिटिशियन हो। उनकी हर फील्ड में उनकी सोच हमें क्या है और किस तरह से उनका थॉट्स हमें क्या कहलाता है, जो अदर इकोनॉमिक्स फिलोसोफर इनसे डिफरेंस कार्ल मार्क्स क्यों है और इतनी इम्पोर्टेंस कार्ल मार्क्स को क्यों मिली है, जहाँ पे हर इकोनॉमिक्स और कार्ल मार्क्स इनमें क्या डिफरेंस है, उनकी सोच से ही हमें पता चलता है। कार्ल मार्क्स ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स से बहुत कुछ थॉट्स एडॉप्ट किए हैं और उनकी सोच पे उन्होंने आगे जाके बहुत ही रिसर्च और उस पे वर्क किया है। उसी तरह से केन्स ने भी कार्ल मार्क्स के थॉट्स को एडॉप्ट किया है और उसी तरह से जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स कार्ल मार्क्स और जिस तरह केन्स इस वजूद के जो इकोनॉमिक्स हो चुके हैं, उसी तरह से यहाँ पे कार्ल मार्क्स अपनी अलग पहचान अपनी इस सोच से बना चुके हैं। कार्ल मार्क्स अपनी इस सोच में सोशली जो चेंजेस होते हैं और उनकी सोशली लाइफ और बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इस पे ही फोकस करते हैं। जिस तरह से सोशली जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो किस तरह से चेंज होगा, उसकी क्या मेथड होती है और ये हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस पे ही फोकस अपने इस थॉट से हमें पता चलता है। कार्ल मार्क्स अपने इस सोच में सोशली चेंजेस किस तरह से होते हैं और किस तरह से मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजिकल लॉ इनका क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बतलाते हैं। उनके अनुसार जो सोशली चेंजेस होते हैं, ये मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजिकल लॉ इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमें बताते हैं। कि वो कहते हैं कि एक ह्यूमन की सोशल एक्सिस्टेंस होने की वजह से ही साइकोलॉजिकल लॉ और मेटाफिजिक्स क्रिएट होते हैं। एक इंसान जब सोशली यहाँ पे इंटरनल होता है, उससे ही उसकी साइकोलॉजिकल लॉ क्रिएट होती है। मेटाफिजिक्स इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बढ़ोतरी मिलती है, ना कि मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजिकल लॉ इससे उस इंसान की सोशली चेंजेस नहीं होती है। तो इसके खिलाफ वो पूरी तरीके से है। उनका क्लियरली मानना है कि किसी भी पर्सन या हम कहें ह्यूमन सोशली एग्जिस्टेंट होने की वजह से ही साइकोलॉजिकल लॉ क्रिएट होता है और मेटाफिजिक्स इस कॉन्सेप्ट को बढ़ोतरी या इंक्रीज होता है, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंट करता है सोशली इंटरनल में। उसी तरह से उनका एक कहना है कि ये हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री होती है कि किसी भी कॉन्सिडेंसली जो इवेंट क्रिएट होते हैं, इनकी एक ऐसी चेन नहीं होती है जिससे हम उसे देखा करते हैं। कार्ल मार्क्स अपने इस कॉन्सेप्ट में क्लियरली कहते हैं कि हिस्ट्री की जो राह होती है उसमें जो बदलाव होते हैं और वो किस दिशा में जाएगी, इसको मेजर किया जा सकता है। और इसमें कुछ ऐसे लॉ होते हैं जिस पे हम अगर वर्क करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री किस तरह से बनती है और हिस्ट्री क्रिएट होने में क्या क्या यहाँ पे मेथड यूज़ हो सकता है, जिससे हम सोशली स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और अपने तरीके से हम हिस्ट्री बना सकते हैं। तो हिस्ट्री एक ऐसी चेन है या हम उसमें चेंजेस कर पाएंगे, ये उनकी थॉट्स एकदम क्लियरली हमें पता चलता है। उसी तरह से हम देखें तो कार्ल मार्क्स का जो उनका जो जन्म हुआ है वो 19वीं सेंचुरी में एक ऐसे इरा में हुआ जहाँ पे इंडस्ट्री एक ऐसे मुकाम पे जा पहुँची थी जहाँ पे 19वीं सेंचुरी ये इंडस्ट्री को अपर लेवल पे जा चुकी थी और यही से ही स्टार्ट हुआ था कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म और इंडस्ट्री, इसके बारे में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट लोगों के सोच में या हम कहें स्पेशली यूरोप में हमें दिखाई देता है। इससे ही एक्सप्लोटेशंस यहाँ पे कैपिटल के द्वारा लेबर वर्क पे होता है। मैक्सिमम यहाँ पे वर्किंग टाइम से उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है और उनको मिलने वाला जो एक वेजेस है वो सब्सिस्टेंस लेवल पे ही मिलता है, जिससे
वर्कर की जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं थी। इस सिचुएशन को देखते हुए ही कार्ल मार्क्स अपने थॉट्स बना चुके थे। उनके साथ हम देखें तो जो उनकी सोच इतनी यहाँ पे बिल्ड हुई थी, उनके फ्रेंड जो थे फ्रेडरिक एंगल्स, इनके साथ साथ उन्होंने जो वर्क किया था, उन्होंने ऑलमोस्ट हम देखें कि 20 सेंचुरी के हाफ आते आते 1/3 कंट्री इतनी वर्ल्ड में जितनी है उसमें 1/3 कंट्री मार्क के थॉट्स से ही प्रभावित हो चुकी थी और उनकी थॉट से ही उस कंट्री की इकोनॉमी चल रही थी। जहाँ पे रशिया हो या हम कहें सोवियत यूनियन हो, चाइना हो, इन कंट्री ने मार्क्स के सोच को ही एडॉप्ट किया हुआ दिखाई हमें देता है। तो सोच यहाँ पे है कि हम अगर कार्ल मार्क्स के थॉट्स को अगर इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया को यहाँ पे उनकी सोच से यहाँ पे सरप्राइज़ कर दिया था कि एक ऐसी कंट्रोवर्शियल उनकी सोच और उनकी एक सरप्राइजिंग जो अदर इकोनॉमिक्स फिलोसोफर को चैलेंज करने वाली उनकी मेथड को इतनी गहराई के साथ प्रेजेंट किया गया है कि हम एक ऐसी पर्सनालिटी को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक कार्ल मार्क्स एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुकी है जहाँ पे हम हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो या हम कहे फ़िलोसॉफ़ी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, हम कार्ल मार्क्स के सोच से दूर नहीं जा सकते हैं। उनका इन्फ्लुएंस हमें हर फील्ड में दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम देखें कि कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और क्या उनकी सोच हमें पता चलता है। तो हम देखें तो ये थ्योरी डेवलप की गई थी ऑब्वियसली जर्मन इकोनॉमिक्स जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो वो जर्मन इकोनॉमिक्स, उनका पूरा नाम कार्ल हेनरिच मार्क्स, उनका बॉर्न हुआ था 1818 में जो ट्रायर सिटी में हुआ था और उनकी डेथ 1883 में हुई थी। उसी तरह से हमने जिस तरह से देखा कि उनकी कई फील्ड उनकी थॉट्स हमें दिखाई देते हैं, फिलोसॉफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिशियन हो, अदर फील्ड में भी हमें कार्ल मार्क्स की सोच हमें दिखाई देती है। उसी तरह से कार्ल मार्क्स वॉज द सोशल रिफॉर्मर एंड नो अस फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म और फादर ऑफ कम्युनिज्म। इन दो सोच के वो जन्मदाता है, जहाँ पे फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म और फादर ऑफ कम्युनिज्म, इससे ही हमें पता चलता है कि उनकी वजूद कितना था और क्यों इतना इम्पोर्टेंट हम कार्ल मार्क्स को देते हैं। एक ऐसे थॉट्स उनके जो है जिससे हम उनको डिफरेंस मानते हैं। उनकी फेमस जो बुक थी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट जो 1844 में पब्लिश हुई थी, फिर जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में पब्लिश हुआ था। ये जब पब्लिश हुआ तो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, बट उनकी 200 लैंग्वेज में उनकी कॉपी यहाँ पे पब्लिश की गई है। एक माइलस्टोन यहाँ पे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को माना जाता है, जहाँ पे उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल के साथ उन्होंने ये लिखा था। और थर्ड जो यहाँ पे उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो पब्लिश किया गया बुक जो दास कैपिटल, जिसे इंग्लिश में द कैपिटल कहा जाता है, उसकी फर्स्ट कॉपी यहाँ पे पब्लिकेशन की गई थी 1867 में। उनके जब कार्ल मार्क्स थे तब ये पब्लिश की गई थी। फिर सेकेंड और थर्ड जो पब्लिकेशन यहाँ पे एडिशन यहाँ पे पब्लिश किया गया था सेकेंड 1885 में और थर्ड पब्लिकेशन 1894 में जो फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा पब्लिश किया गया था। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनका इंक्लूड एक ही वर्जन यहाँ पे जो फोर्थ एडिशन यहाँ पे पब्लिश किया गया था। फिर जो उनकी दो दास कैपिटल एक ऐसी एडिशन में हमें मिलता है। कार्ल मार्क्स के बाद उनकी इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ चुकी थी कि सोवियत यूनियन और चाइना में भी उनकी ये थॉट्स हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से मार्की कम्युनिज्म इस कॉन्सेप्ट को लेनिन ने रशिया में 1870 टू 1924 इस
पीरियड में लेनिन के हमें दिखाई देता है किस तरह से उसने कम्युनिज्म की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रशिया में अप्लाई किया था। उस तरह से स्टालिन ने भी रशिया में, जिनका टाइम पीरियड था 1878 टू 1953, और माओ जो चाइना के थे, उन्होंने उनका जो टाइम पीरियड था 1893 टू 1976, इस टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है कि मार्क्स का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि मार्क्स का जो कम्युनिज्म किस तरह का था, और लेनिन, स्टालिन, माओ, इन्होंने किस तरह से उसमें अपने अपने तरीके से चेंजेस करके कम्युनिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया था। जो डिफरेंस कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है, जो मार्क्स का और इन तीनों ने जो यहाँ पे कम्युनिज्म की कॉन्सेप्ट को लेके जाके किस तरह से चेंजेस किए, और उनके बाद किस तरह से यहाँ पे डिक्टेटरशिप, यहाँ पे हिटलर जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, मुसोलिनी इटली से, फ्रांको स्पेन से, इन्होंने किस तरह से यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट को आगे और भी बेहतर बनाया, और किस तरह से यहाँ पे जो तानाशाही यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई हमें देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स किस नोटेबल आइडियाज़ को जन्म दिया, तो उसमें थे मार्क्सिस्ट टर्मोलॉजी, सेकेंड सरप्लस वैल्यू, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एलिनेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द वर्कर्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे आज की थ्योरी में हम इसे देखेंगे। फ्रेडरिक एगल का कॉन्सेप्ट, या हम कहें कि इनकी जो एक पार्टनरशिप बनी एक फ्रेंड करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे कार्ल मार्क्स के साथ एक्सप्लेन करती है, जहाँ पे वो जर्मन फिलोसोफर के बतौर यहाँ पे उभर के आए, बट यहाँ पे जिस तरह से उनकी सोच कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल को यहाँ पे जर्मन में यहाँ पे नहीं रह पाए, और इससे ही उनकी जो गवर्नमेंट थी जर्मन की, उन्होंने उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने जो फिलोसोफर थे हेगल, इनकी जो थॉट्स थी इसके अगेंस्ट गए, और उस टाइम पीरियड में जो हेगल फिलोसोफर थे उनकी सोच को यहाँ पे क्रिटिस करना बहुत ही डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिखाई देती है, और उससे ही यहाँ पे उनको कंट्री के बाहर निकाला गया। फिर उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इस तरह से उन्होंने नेशन को चेंज करते हुए यहाँ पे अपने अपने वर्क यहाँ पे कंटिन्यूसली रखा हुआ दिखाई देता है। प्रोफेसर शुम्पीटर का कहना है कि मार्क्सिज्म इज़ अ रिलीजन टू ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, an opponent is not merely in the error but is the sin। शुम्पीटर अपने इस कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि मार्क्सिज्म इज़ अ रिलीजन एक धर्म है, और उनकी इस सोच को एक इस तरह से माना जाता है कि शुम्पीटर भी इनकी इस कॉन्सेप्ट को क्या इम्पोर्टेंट है ये भी कहने के लिए नहीं रुकते हैं। उसी तरह से कार्ल मार्क्स was the greatest thinker of the history, and he was one of the few thinker in the history and they respected as the real prophet। इस तरह से उन्हें माना गया है। अगर हम देखें कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कार्ल मार्क्स की जो डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन में मेयर एंड बाल्डविन किस तरह उनकी सोच को मानते हैं। इसमें मेयर एंड बाल्डविन कहते हैं कि अ क्लास बीइंग द डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल हु फाइंड देम द सेल्वेस इन द सिमिलर पोजीशन बोथ with the respect to the degree of the ownership of this the property essential to the labor process and to the degree of the personal freedom which the group enjoyed। एक ऐसी अपर लेवल की जो क्लास है, इनकी ऐसी ग्रुप को यहाँ पे दिखाई देता है जो इंडिविजुअल सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है, या हम कहें मोड ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और इससे ही लोगों का, या हम कहें वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करके मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की एक ऐसी जो ग्रुप है इंडिविजुअल, यहाँ पे अपर लेवल का जो क्लास होगा, यही एक कहता है कि किस तरह से क्लास स्ट्रगल किस तरह से यहाँ पे मेंशन होता है, ये हमें मेयर एंड बाल्डविन के द्वारा पता चलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस थ्योरी में
यहाँ पे तीन मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माना जाता है। इसमें फर्स्ट है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री, सेकेंड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, थर्ड अदर वे ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे जो कार्ल मार्क्स ने एक अदर वे जो कहा था इसे मेजर करने के लिए, उन्होंने कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म किस तरह से होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से होगा और किस तरह से यहाँ पे कम्युनिज्म को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे कार्ल मार्क्स मानते हैं, जो अदर वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट देते हैं। इसमें फर्स्ट जो है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, इसमें हमें दो आइडियोलॉजी हमें दिखाई देती है किस तरह से एक इरा बनता है, हेगल का इरा जो आइडियलिज्म को इम्पोर्टेंट मानता है, तो दूसरा जो इरा है वो मार्क्स इरा है जहाँ पे मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानता है। हेगल का इरा जो था ये 1770 टू 1831, जो 19th सेंचुरी में उनकी इन्फ्लुएंस यहाँ पे जर्मन में ज़्यादा हमें दिखाई देती है। हेगल का पूरा नाम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, जो जर्मन फिलोसोफर थे और वो उस कंट्री के, और हम कहें तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके थे जर्मन के आइडियलिज्म में, और उनके बारे में अगर कोई अपोज या अगेंस्ट जाना उतना ही डिफ़िकल्टी सिचुएशन को फेस करना वाला होगा, जहाँ पे मार्क्स ने उनके अगेंस्ट जाके उनकी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रॉन्ग हमें बताते हैं, क्योंकि हेगल का जो आइडियलिज्म है वो कहता है द वर्ल्ड्स अराउंड इज़ द नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, जहाँ पे फर्स्टली उनकी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि आइडिया ये फर्स्टली दुनिया में आती है और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल या हम कहें सोच यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे आइडिया फर्स्टली आई, उसके बाद इम्परफेक्ट कॉपीज आई और फिर मटेरियल वर्ल्ड आया। इस तरह की सोच को आइडियलिज्म यहाँ पे हेगल मानते थे। उसके पूरी तरीके से अपोजिट कार्ल मार्क्स मानते थे। तो मटेरियलिस्टिक इस तरह से हेगल के इस थॉट्स को पूरी तरीके से अपोजिट यहाँ पे कार्ल मार्क्स मानते थे। वो मटेरियलिस्टिक इस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट देते थे। वो कहते व्हाट इज़ द रियल इज़ द मटेरियल वर्ल्ड, आइडियाज़ आर द जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इट। उनकी सोच यहाँ पे हमें कहते हैं कि फर्स्टली यहाँ पे वर्ल्ड में आइडिया बाद में आता है, यहाँ पे मटेरियल इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे उनकी तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड फर्स्टली आया, फिर उसके बाद आइडिया यहाँ पे जन्म लेती है। तो इस तरह से दोनों का जो डिफरेंस आइडियोलॉजी यहाँ पे फिलोसोफर को किस तरह से है, यहाँ पे हमें मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री में दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इस कॉन्सेप्ट में हमें मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये दो हमें टाइप्स पता चलते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लेन करता है कि सोशल स्टेजेस जो वर्किंग करती है सोसाइटी के अंदर, वो बेसिकली यहाँ पे सोशली, पॉलिटिकली और स्पिरिचुअल इस वैल्यू को यहाँ पे ह्यूमन के लाइफ में इम्पोर्टेंट देती है। तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यूज़ ऑफ रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी से यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है। और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे माना जाता है लैंड, इंडस्ट्री, फार्म, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, इनको ऑपरेट किया जाता है एक ऐसे इंडिविजुअल या अपर क्लास के यहाँ पे कैपिटलिस्ट से द्वारा किया जाता है, और इससे ही यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास, अपर में कैपिटलिस्ट और लोअर में वर्कर क्लास हमें दिखाई देते हैं। रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन में हमें पता चलता है कि जिस तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से है, और वो कैपिटलिस्ट जो क्लास है इसके अंडर होगा या उसके खुद के यहाँ पे वो हम कहें ओनर ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर होंगे। तो इसमें यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंजेस हमें दिखाई देते हैं कि किस तरह से रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन को
बदलते हैं और किस तरह से यहाँ पे होते हैं। बट यहाँ पे कैपिटलिस्ट यहाँ पे रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन को अपने ओन में, या हम कहें कि ओनर ऑफ दिस प्रोडक्शन फैक्टर में उनका इंक्लूड यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये ईरा होता है, ये हर टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस होता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंजेस होंगे, रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ये भी चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल यहाँ पे क्रिएट होता है। जो वर्कर होते हैं फिर उनको अपने जो यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन की रियलिस्टिक सिचुएशन को यहाँ पे रियलाइज़ होता है और अपने आप पर होने वाले जो अनजस्टिस या अनइक्वलिटी को यहाँ पे रियलाइज़ होने के बाद फिर वो रिवोल्यूशन करने की थाम लेते हैं। तो यहाँ पे इस सर्कल से हमें पता चलता है कि एनालिस ऑफ द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री किस तरह से क्रिएट होती है। यहाँ पे फर्स्टली सोशल रिवोल्यूशन होता है, फिर उसकी सिचुएशन में फिर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्रिएट होते हैं, फिर नेचुरल उसको प्रोटेक्ट मिलता है और उसके बाद फिर डिक्लेन करता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद फिर स्टेशनरी स्टेट आती है, फिर अगेन रिवोल्यूशन होता और फिर यहाँ पे सोशल रिवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से जिस तरह से जो एक्सप्लोटेशन होने वाली जो वर्कर क्लास है, इनको जब अपनी वजूद की या अनइक्वलिटी अनजस्टिस इस सिचुएशन को जब उन्हें पता चलता है, फिर वो सोशली रिवोल्यूशन करते हैं। और ये सिचुएशन यहाँ पे टाइम टू टाइम, या हम कहें कि सोशली यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट होंगे उसके साथ साथ यहाँ पे चेंजेस हमें पता चलते हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों से ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोशली यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर चेंजेस होते हैं और किस तरह से एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे वर्कर फिर यहाँ पे सोशली अपने खुद के दम पे यहाँ पे फिर कंडीशन या चार्ज ले लेते हैं।